लास्ट सेशन में हमने गाइडेंस पर चर्चा की थी, अभी हम काउंसलिंग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग को हम हिंदी में परामर्श कहते हैं। काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। तो आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। मतलब क्या हुआ कि जब गाइडेंस की प्रक्रिया चल रही है, गाइडेंस की प्रोसेस चल रही है, तो उसी प्रोसेस में एक पार्ट आता है काउंसलिंग का, यानी परामर्श का। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग होती है। द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग इन द प्रोफेशनल सेंस डिफर्स फ्रॉम पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। तो प्रोफेशनल सेंस में यानी कि व्यवसायिक आधार पर अगर हम बात करें तो परामर्श का जो अर्थ है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा कि हम उसको जानते हैं। ठीक, तो क्या होता है परामर्श, इसके लिए हम आगे जानते हैं, सिद्धांतों के माध्यम से चर्चा करेंगे इस पर। परामर्श के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, जो कि काउंसलिंग की सारी क्लैरिटी आपके सामने रख देंगे, और कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो आप पूछिएगा। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, परामर्श एक प्रक्रिया है। इट इज नेसेसरी फॉर द काउंसलर टू अंडरस्टैंड दैट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस एंड अ स्लो प्रोसेस। फेलियर टू अंडरस्टैंड दिस will result in annoyance and disappointment। किसी भी परामर्शदाता को ये जानना जरूरी होता है कि परामर्श की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, कि एकदम से आप किसी को परामर्श नहीं देते हैं। उसका एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। और अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर निश्चित रूप से परामर्श सही नहीं हो पाएगा, और इस वजह से जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, उसे निराशा हो सकती है। काउंसलिंग इज फॉर ऑल, परामर्श सभी के लिए होता है, स्पेशली इन द स्कूल सिचुएशन। काउंसलिंग इज मेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉट ओनली फॉर दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और अदर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग हर किसी के लिए होती है, चाहे कोई बच्चा कितना ही अच्छा क्यों ना हो पढ़ने में, कोई बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ ही क्यों ना हो, है ना। तो केवल ऐसे बच्चों के लिए कि जिनको समस्या हो रही है पढ़ने में, या फिर जो स्पेशली एबल्ड है, CWS जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए काउंसलिंग नहीं होती, बल्कि सभी के लिए होती है। ठीक है, as we have already discussed in the school situation, counseling is more developmental and preventive than remedial in nature। तो जैसे कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, किसी भी विद्यालय परिस्थितियों में परामर्श बहुत ज्यादा विकासपूर्ण होता है या विकासात्मक होता है। ठीक है, केवल किसी समस्या का समाधान देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक इसे माना जा सकता है। काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल एजम्पशंस। परामर्श कुछ मूलभूत मान्यताओं पर आधारित होता है, जो कि इस प्रकार है। एवरी इंडिविजुअल इज इन दिस वर्ल्ड इज कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हिम और हर सेल्फ। तो काउंसलिंग इस बात पर आधारित है, काउंसलिंग में यह माना जाता है कि हर बच्चा, चाहे वो कितना ही दिखने में कितना ही सशक्त क्यों ना हो, सक्षम क्यों ना हो, या कितना ही कमजोर क्यों ना हो, हर बच्चा अपने अपने जिम्मेदारियों को खुद निभा सकता है। जैसे कि अपनी साफ सफाई रखना, अपने नैतिक कार्य करना, अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोजगार करना, ये सब कुछ। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू चूज हर और हिज ओन पाथ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इस बात को भी काउंसलिंग में विशेष महत्व दिया जाता है कि हर बच्चा जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसे यह अधिकार है कि वो जिस प्रकार से चाहे अपने निर्णय ले सकता है, अपने रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि वो एक जनतांत्रिक राज्य का या राष्ट्र का नागरिक है। काउंसलर डज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ सेल्फ चॉइस। तो अभी अभी हमने कहा कि बच्चा अपने रास्ते खुद चूज कर सकता है। कोई भी परामर्शदाता, कोई भी काउंसलर अगर बच्चे ने गलत रास्ता चुना है तो उसको समझा सकता है, तर्कपूर्ण तरीके से बता सकता है कि गलत रास्ता चुना है तो वो गलत क्यों है ना। लेकिन बच्चे को दबाव में नहीं ला सकता कि उसको ये कार्य नहीं करना
ठीक है, ये अंतर होता है एक काउंसलर में और एक डोमिनेट करने वाले व्यक्ति में, ठीक है, या ऑटोक्रेट में। बट सिंप्लीफाई फैसिलिटेट या सिंपली फैसिलिटेट चॉइस। बस काउंसलर का काम ये होता है कि बच्चे के सामने और चॉइस रख देना। अगर बच्चा माना, सपोज फॉर एग्जांपल, बच्चा कोई गलत प्रोफेशन में चला गया है, माना कि वो कुछ ऐसा प्रोफेशन कर रहा है कि जो समाज में सही नहीं माना जाता है, तो फिर जो काउंसलर है वो उसके पैरेलल कुछ और भी उसके सामने विकल्प रख दे, जिससे कि बच्चा प्रोत्साहित हो और अन्य विकल्प को चूज करने के लिए वो तत्पर रहे। परामर्श सलाह देना ही नहीं है केवल। काउंसलिंग इज नॉट ओनली एडवाइस गिविंग। क्यों नहीं सलाह देना? क्योंकि इसमें सलाह नहीं देनी होती है आपको, आपको इसमें तर्कपूर्ण तरीके से बच्चे को बताना होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने के क्या परिणाम होंगे। और बच्चे के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको भी अप्रिशिएट करना होता है। काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द क्लाइंट बट थिंकिंग विद द क्लाइंट। काउंसलिंग में हम जिस बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में ना सोच करके उस बच्चे के साथ बातचीत करते हुए सोचते हैं, ठीक है। काउंसलिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। काउंसलिंग का काम केवल समस्या समाधान का नहीं करना है, बल्कि समस्या के समाधान के रास्ते बताना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित का कोई सवाल करने में अटक रहा है, नहीं आ रहा, तो काउंसलिंग ये नहीं है कि आपने उस सवाल को खुद करके दे दिया। काउंसलिंग ये है कि आप उस बच्चे को बताएं कि वो क्यों अटक रहा है, किस कारण से अटक रहा है, और उस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। और बच्चा खुद ही उस कारण को दूर करके अपने समस्या, अपने जो सवाल है उसको हल करेगा। तो ये है काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग इज नॉट इंटरव्यूइंग बट conversing with the client in order to help him oblique her develop self understanding। तो परामर्श केवल साक्षात्कार की तरह नहीं है कि आपने बातचीत की और सलाह दे दी, बल्कि ये उस व्यक्ति में जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति में अपनी खुद की समझ विकसित करने से संबंधित भी है। आप उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जानने के लिए उससे बातचीत करें कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं के आधार पर उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। परामर्शदाता को व्यक्तिगत मतभेदों का निर्धारण करना चाहिए और उनके लिए प्रावधान करना चाहिए। द काउंसलर शुड डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड प्रोवाइड फॉर देम। तो जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, उसे बच्चों के जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, उनको आइडेंटिफाई करना है, उन्हें बताना है, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बच्चा क्या कर सकता है उसके लिए सलाह देनी है। काउंसलर हैज टू प्रिपेयर द क्लाइंट टू ओपन द क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म। काउंसलर जो परामर्शदाता को अपने परामर्शग्राहता से यानी कि ग्राहक को आत्म आलोचना सहित आलोचना के लिए भी तैयार करना होता है कि कोई भी बच्चा अपने किसी गलत काम को स्वीकार करे और अपनी कमियों को स्वीकार करे, अपनी खुद की आलोचना करे, ताकि वो अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर कर सके और सही मार्ग पर चल सके। द काउंसलर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर टू कैटलिस्ट ओनली। He oblique she creates an atmosphere which is permissive and non-threatening through his oblique her warm and accepting relationship with the client, which helps the client to explore himself or herself and understand herself himself better। तो जो परामर्शदाता है वो केवल फैसिलिटेट नहीं करेगा, केवल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगा, है ना, बल्कि उससे बढ़ करके, मतलब एक तो ये हुआ कि फैसिलिटेटर है ही, वो आपका सुविधा प्रदान कर ही रहा है, जो आवश्यकता पड़ रही बच्चों को वो उस अनुसार उसके आधार पर कार्य कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उसे अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो उसके जो उससे काउंसलिंग लेने के लिए आए हुए हैं, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हैं, उनके लिए अच्छा माहौल बनाना है ना। और
एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि फेयरलेस हो, जहां बच्चे को डर ना लग रही हो और बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रेरित हो सके। अब आते हैं हम परामर्श के उद्देश्यों पर। काउंसलिंग की जो पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। तो काउंसलिंग से हम किसी बच्चे का मेंटल जो हेल्थ है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, ठीक है, एक समस्या का समाधान करने के लिए। काउंसलिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, बच्चों को उनके स्वयं के निर्णय लेने योग्य बनाने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। इंप्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस, व्यक्तिगत प्रभावपूर्णता बढ़ाने के लिए बच्चों में। क्योंकि पहले मैं काफी चर्चा कर चुका हूँ, ये पॉइंट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो किसी भी पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं उसका मतलब क्या है तो मुझे पूछिएगा, मैं तो ही आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज नहीं। हेल्पिंग टू चेंज, बच्चों में सही आवश्यक बदलाव लाने के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। ये कुछ चीजें हैं या कुछ बिंदु हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं काउंसलिंग जरूरी है या उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब है परामर्श के उपागम। कितने अप्रोचेज होती हैं इसकी, तो बेसिकली 3 अप्रोचेज होती हैं। पहली है डायरेक्टिव अप्रोच। एज द नेम इटसेल्फ implies, दिस अप्रोच envisages a more active role for the counselor। डायरेक्टिव अप्रोच मतलब कि क्या करना है, क्या, ठीक है, किस ओर जाना है, क्या कर सकते हो, ये बताना। द काउंसलर एम्प्लॉय वेरिंग डिग्रीज ऑफ डायरेक्शन टू हेल्प द काउंसली टू रीच साउंड सॉल्यूशंस। तो परामर्शदाता क्या करता है इसमें आपका, परामर्शदाता परामर्श दाता को, दाता नहीं, परामर्श ग्राहता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। परामर्श ग्राहता को सही, है ना, ग्राहता को ठोस समाधान तक पहुंचाने में मदद करने के लिए अलग अलग स्तर की दिशाएं नियोजित करता है कि तुम ये कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स से 12th कर लिया, अब उसको बताया जाएगा कि तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, तुम आर्किटेक्चर में जा सकते हो, तुम मैथमेटिक्स से ऑनर्स से बीएससी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बता दी उसको। तो ये हो गया क्या, डायरेक्शनल। इसके अलावा वैज्ञानिक निदान और डेटा की व्याख्या में अपने स्वयं के विशेष ज्ञान और अनुभव के माध्यम से परामर्शदाताओं को उनकी समस्याओं के लिए पहले समाधान तक पहुंचाने में मदद मिलती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते इस पर हम। तो हम्म, अकॉर्डिंग टू E.G. विलियमसन, द प्रोपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच, तो ये अप्रोच जो है बेसिकली E.G. विलियमसन द्वारा प्रस्तावित है। द नीड फॉर डायरेक्शन बाय द काउंसलर is inversely proportional to the individual counseling potential for self regulation। तो बच्चे की जो अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेशन होगी, जो बच्चा जिस तरीके से अपने को नियंत्रित कर रहा होगा, तो जो काउंसलर है उसके आधार पर बच्चे को एक सही दिशा निर्देशित करेगा। दो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रीचिंग द सॉल्यूशन इज प्राइमरीली विद द काउंसलर एज द काउंसलिंग प्रोसीड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जिम्मेदारी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक काउंसलर की है कि वो बच्चे को सही मतलब सॉल्यूशन यानी कि सही समाधान बता सके। काउंसलर आर एनकरेज मोर एंड मोर टू टेक अप इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन। तो भले ही आप समझिएगा इसको, तो डायरेक्टिव अप्रोच में जो E.G. विलियमसन है वो ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे की, सॉरी, किसी भी काउंसलर यानी कि परामर्शदाता की का ये दायित्व होता है कि जिम्मेदारी होती है उसे एक सही परामर्श दे करके बच्चे को सही दिशा में लेके जाना है। लेकिन कोशिश की जाती है कि बच्चे को दिशाओं में ना ले जाकर के उसके सामने दिशाएं प्रस्तुत की जाए और बच्चा खुद से निर्णय ले कि उसको किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो दिस अप्रोच presupposes the more personalized relation with the counselee where the counselor strive to identify, ठीक है। तो इस अप्रोच में काउंसली का रोल थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहता है और वो काउंसलर की हेल्प से अपने सही मार्ग का निर्णय लेता है।
नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? इन दिस अप्रोच द काउंसलर प्रोवाइड्स एन एटमोस्फियर in which the client can fully explore oblique her sorry explore his or her own thoughts and feelings freely without any fear and pressure. तो डायरेक्टिव में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है काउंसलर का, बट नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहा है और ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है जिसमें रह करके जो काउंसली है, जो ग्राहता है, जिसकी काउंसलिंग की जानी है, वो खुद से निर्णय लेने में सक्षम हो सके। Thus, by making the counselee understand his or her potentialities, the counselor act as the catalyst agent. तो इस तरीके से काउंसलर बच्चे को सिर्फ उसकी क्षमताओं के बारे में जागरूक करता है और अब बच्चे से बोलता है कि ये क्षमताएं तुम्हारी है, अब तुम सोचो तुम क्या कर सकते हो और वो काम करो। Here the source of data is the client himself or herself and the responsibility of for change rests with the counselee rather than the counselor. ठीक है। तो डायरेक्टिव में अब ध्यान देना है यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस है। डायरेक्टिव अप्रोच में तो सारी जिम्मेदारी जो है काउंसलर के ऊपर होती है, काउंसलर का ही दायित्व होता है कि उसको काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही रूप से लेके चलना है। जबकि नॉन डायरेक्टिव में जिम्मेदारी जो है वो एक काउंसलिंग की हो जाती है, यानी कि जिसकी काउंसलिंग की जानी है, जो परामर्श ग्राहता है उसकी हो जाती है। काउंसलर की कोई जिम्मेदारी इतनी खास नहीं होती, उसका काम सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना होता है। द काउंसलर शुड नॉट बी अ पैसिव as trying to keep out the client way, nor should be active as to shift the focus from client to counselor. तो काउंसलर जो है वो ना तो इतना पैसिव होता है कि सारा काम क्लाइंट को करना पड़ रहा है और ना ही इतना एक्टिव होता है कि क्लाइंट को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे आजकल के डिपार्टमेंटल स्टोर कि जिसका वो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसने डिजाइन किया हुआ है कि कहाँ पर क्या सामान रहेगा, लेकिन डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि जो भी ग्राहक आएगा, जो भी क्लाइंट आएगा, वो इजीली अपना जो भी सामान चाहिए वो ढूंढ करके ले सकता है। तो ये नॉन डायरेक्टिव इस तरीके की है। फिर आती है इलेक्टिक अप्रोच। तो इतना तय रहा कि डायरेक्टिव अप्रोच में क्या है, काउंसलर का मेन रोल होता है, वो एक्टिव रोल में रहता है। और इन नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर का रोल एक्टिव तो होता है बट थोड़ा सा कम एक्टिव रहता है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इलेक्टिव अप्रोच क्या होती है? हियर द काउंसलर bases his or her counseling on concepts taken from various available viewpoints. He or she owes to specific theoretical allegiance. Instead, incorporate those procedures and techniques which he or she believes to be most effective in the case of that particular counseling without any prejudice और बाइस टू एनी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। किसी भी तरह के विचारधारा से प्रभावित ना होते हुए वो व्यक्ति जो है वो काउंसलिंग करता है। और इलेक्टिक अप्रोच की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो काउंसलर होता है उसके पास काउंसलिंग करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट होते हैं, बहुत अलग तरह की विचारधाराएं होती हैं। वो किसी एक विचारधारा पर ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वो हर तरह की विचारधारा को बच्चों की पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग लागू करने के लिए सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू FC थ्रोन, eclecticism is the most practicable and apt approach to counseling because no two people are able, and as such no single theory of personality could explain the various behavioral pattern exhibited by individuals. तो FC थ्रोन का ये मानना है कि जो ये अप्रोच है, इलेक्टिक अप्रोच, बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है वर्तमान समय के लिए, कि इसमें दो लोग किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पर बेस्ड कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि वो व्यवहार के अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, अलग तरह के जो आपके स्वरूप होते हैं, उन सभी को स्वीकार करके उसके अनुसार निर्णय ले रहे होते हैं। सो ऑल्सो ईच प्रॉब्लम इज यूनिक इन इट्स कंटेंट। तो इसीलिए हर तरह की समस्या जो होती है वो विशिष्ट होती है ना। एंड अ टेक्निक और अप्रोच सुटेबल इन वन केस नीड नॉट इवन बी इफेक्टिव इन द सेकेंड केस।
और किसी एक बच्चे को जो आपने सलाह दी है वो दूसरे बच्चे के लिए उपयुक्त होगी ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आपके पास दो बच्चे आए, दोनों के दोनों 12th मैथमेटिक्स किए हुए हैं और दोनों को ही आप कहेंगे बेटा जाओ इंजीनियरिंग करो, ये सही अप्रोच नहीं है। इलेक्टिव अप्रोच में आप उन दोनों बच्चों से सेपरेटली बात करोगे, अलग अलग बात करोगे और दोनों ही बच्चों की अलग अलग पोटेंशियल को जानते हो, फिर उनको राय दोगे कि उनको क्या कोर्स ऑप्ट करना चाहिए 12th के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ प्रश्न वगैरह हैं तो आप लोग पूछ लीजिए। ये पीडीएफ में आपको अभी इमिडिएटली सेंड कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा और जो कुछ डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा।